दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग पेट परीक्षा के लिए अर्थव्यवस्था को कवर कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा, भारत में आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग और ऑपरेशन फ्लड या कहेंगे क्रांतियाँ। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध एवं ऑपरेशन फ्लड। तो कुल मिला के मैं आपको 6 से 7 वीडियो में पूरे अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करवा दूंगा। और यह हम लोगों के एग्ज़ाम में आएगा 5 नंबर का। और ये टॉपिक दोस्तों अगर देखा जाए तो यूपी पीएससी समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्या है। हम लोगों का है टॉपिक भारत में आर्थिक नियोजन। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन। तो यहाँ पे है जैसे सबसे पहला प्रश्न क्या है, आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है। तो राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए देश में क्या क्या संसाधन हैं और उसके द्वारा देश की आर्थिक संपदा को और सेवाओं का एक अनुमान लगाना ही क्या है, आर्थिक नियोजन है। यह अपने आप में एक सामाजिक नियोजन की अवधारणा को भी समाहित करता है। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में आर्थिक नियोजन के पीछे समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो इसके लिए भारत में जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उस समय ही 1934 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसके लेखक कौन थे, सर एम विश्वेश्वरैया। तो आपको ध्यान रखना है कि नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। नियोजन की आवश्यकता से यह हमें पता लगता है कि जो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग हैं उनका कल्याण कहाँ तक हो रहा है, उनके लिए सरकार योजनाएं बनाती है ताकि पिछड़े हुए लोग भी उस धारा में आ सकें जिससे विकास की ओर वो अग्रसर हों। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी कृति है। भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में एक पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसे हम क्या कहेंगे, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, सन 1934 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के लेखक सर एम विश्वेश्वरैया थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है दोस्तों, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी कृति है, तो सर एम विश्वेश्वरैया। और यह किस पर आधारित है, तो नियोजन की आवश्यकता पर आधारित है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया। भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए दोस्तों, जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो उन्होंने भारत के लिए कोई प्लानिंग नहीं लाना चाहा। उनका उद्देश्य क्या था, यहाँ से केवल धन को लूट कर ले जाना। भारत के लोगों का कल्याण हो रहा है कि नहीं उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन भारत के ही कुछ उद्योगपति थे जिन्होंने भारत में कुछ योजनाओं को लाया। तो देखते हैं वो क्या है। जैसे पहला है बॉम्बे प्लान। क्या है,
मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा 1944 में अर्देशीर दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई जो बॉम्बे प्लान कहलाती है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बॉम्बे प्लान कब लाया गया, तो 1944 में। 1944 में ही श्रीमन्नारायण द्वारा गांधीवादी योजना को लाया गया। तो आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, गांधीवादी योजना को किसने लाया, श्रीमन्नारायण ने। 1945 में श्रमिक नेता एम.एन. राय द्वारा जन योजना को लाया गया तथा 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो ये क्या था, हमारे यहाँ के कुछ उद्योगपतियों का एक प्रयास था। लेकिन अब इसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, योजना आयोग का गठन, जो आज क्या है, इतिहास का विषय बन चुका है। अब उसका स्थान किसने ले लिया है, नीति आयोग ने। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया, 1946 में केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदाती निकाय के रूप में किया गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस समिति की सिफारिश पे किया गया, केसी नियोगी समिति। कब किया गया, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग कैसी संस्था थी, गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री संस्था। दोस्तों एक बात को ध्यान रखिए कि अगर यह गैर संवैधानिक संस्था नहीं होती तो इसको हटाकर नीति आयोग का गठन नहीं किया जा सकता था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या थी, एक गैर संवैधानिक संस्था थी। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। प्रश्न, आज भी जो नीति आयोग है उसका भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो आपसे प्रश्न पूछता था कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। इसका एक उपाध्यक्ष व 3 अंशकालिक व 3 पूर्णकालिक सदस्य होते थे। इस आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे व अंतिम मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे और 2015 में इस संस्था को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में इस संस्था का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। तो एक बार फिर रिवीजन कर लें, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 1946 में सिफारिश गया, 15 मार्च 1950 को गठन हुआ। इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा और अंतिम मोंटेक सिंह अहलुवालिया, प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। और यह एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय था। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, याद रखिएगा इसे एनडीसी कहते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो योजना आयोग नियम या कानून बनाएगा उस पर अंतिम मुहर कौन लगाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 6 अगस्त 1952 को नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा गैर संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष व सचिव वही होते हैं जो योजना आयोग के होते हैं। इसका मतलब इसका अध्यक्ष भी पदेन कौन होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब हमें एक बात ध्यान रखना है कि इसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग के द्वारा बनाए गए नियमों को अंतिम मुहर कौन लगाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसमें आपसे यह भी पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद किस समिति की सिफारिश पे आया और यह कैसी संस्था है। तो आपको याद रखना है गैर संवैधानिक और नियोगी समिति की सिफारिश पर। प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं। तो इस परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।
समय समय पर राष्ट्रीय योजना का संचालन व मूल्यांकन करना। ठीक है। अगला क्या है, ऐसी सामाजिक व आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती थी। और अगला है, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना तथा राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना। अल्प विकसित व पिछड़े एवं क्षेत्रों के वर्गों एवं क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक परियोजना का सुझाव देना और राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का निर्माण करना। ठीक है। तैयार की गई योजनाओं का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के बाद उसे अंतिम रूप प्रदान करना। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, योजना आयोग द्वारा बनाए गए नियमों को अंतिम रूप प्रदान करना राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। आप कह सकते हैं, ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बाद ही किसी योजना का प्रारूप प्रकाशित होता है, अर्थात यह योजना को अंतिम रूप प्रदान करता है। ठीक। फिर आगे है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना या गठन कौन करता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। सबसे पहला तो यही बात याद रखना है, अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति ऐसी परिषद का गठन कर सकता है। तो दूसरा प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत ऐसी परिषद का गठन करेगा, मतलब अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। अब आइए देखते हैं इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। राज्य तथा केंद्र के मध्य जो विवाद हो उनकी जांच कर उचित सलाह देना। राज्यों तथा केंद्र के अन्योन्याश्रित लाभ से संबंधित विषयों पर अनुसंधान करना। उपयुक्त विषयों के बारे में उत्तम समन्वय हेतु कार्रवाई की सिफारिश करना तथा अनुच्छेद 263 के अंतर्गत यह वर्णन है कि यह परिषद एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगी। तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में 3-4 बातें याद रखना है। केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है। यह एक संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत इसका गठन करता है और राज्य और केंद्रों के मध्य जो विवाद हो उसे जांच कर उचित सलाह देना इसका कार्य है और यह एक परामर्शदात्री संस्था है। आइए अब एक नज़र डालते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं पर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 55 कब लागू की गई। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। यह योजना डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। योजना की प्रमुख प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र थी। ध्यातव्य है कि इसी योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 में राष्ट्रीय सेवा प्रसार तथा भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी व हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बननी या इसी योजना की देन है। तो याद रखना है, पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से 55 में चली, 1 अप्रैल 1951 को आरंभ हुई। हैरल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी और इस योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी, कृषि एवं सिंचाई पर आधारित थी। इसी योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और जब कृषि से संबंधित है तो यहाँ पर बांधों के निर्माण होंगे, भाखड़ा नांगल, दामोदर और हीराकुंड जैसी परियोजनाओं का। दूसरी परियोजना तो दोस्तों याद रखना है, जब कृषि का विकास हो गया तो दूसरा क्या होगा, आधारभूत भारी उद्योग प्रदान होंगे। तो द्वितीय पंचवर्ष योजना कब से कब तक चली। तो पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारभूत भारी उद्योग प्रदान थी।
और जब उद्योगों से रिलेटेड है दोस्तों, तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। तो ये प्रश्न भी पूछता है कि राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर में इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो आपको याद रखना है द्वितीय। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चितरंजन लोकोमोटिव्स भी इसी योजना की देन है और यह योजना 1956 से 61 तक चली। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्फूर्तिवान बनाए जाने पर इसमें जोर दिया गया। यह योजना 1961 से 66 तक चली। ठीक है। भारत चीन युद्ध 1962 में और भारत पाक युद्ध 1965 में और 1965 से 66 के दौरान सूखा के कारण यह योजना पूरी तरह असफल रही। ठीक है। इस योजना में रुपये का अवमूल्यन किया गया। तो ये प्रश्न पूछता है कि किस योजना के दौरान रुपये का अवमूल्यन किया गया। और 1965 में FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा कृषि काम कीमत आयोग APC की स्थापना इसी योजना के दौरान की गई। 1964 में UTI और IDBI बैंक की स्थापना भी इसी योजना के दौरान की गई। पहली, दूसरी व तीसरी योजना में सरकार ने किस थियरी का अनुसरण किया? तो ये प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है ट्रिकल डाउन थ्योरी। फिर एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, योजना अवकाश की अवधि किस अवधि को माना जाता है? तो भारतीय योजना अवधि में 1966 से 69 को योजना अवकाश की अवधि या संज्ञा प्रदान की जाती है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, लीड बैंक योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1969 में नरीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना प्रारंभ हुई। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1966-67 के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। याद रखना है, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे और विश्व में नॉर्मन E बोरलॉग। अगला है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो यह योजना 1969 से 1974 तक लागू हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति थी। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल ने तैयार किया था। जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1974 में भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया? तो याद रखना है 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करना इसी पंचवर्षीय योजना की देन है। फिर है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। यह योजना DP धर मॉडल पर आधारित थी। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई। और आगे आपको ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार द्वारा 1977-78 में राजस्थान राज्य में अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना कब लागू की गई? तो जनता सरकार द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त करके नई योजना 1 अप्रैल 1978 को पेश किया गया, जिसे अनवरत योजना कहा गया।
इसका प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, छठवीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक लागू की गई। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 12 जुलाई 1982 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाबार्ड की स्थापना की गई। 1982 में ही एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। तो ये नाबार्ड की स्थापना कब की गई? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो यह पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में लागू की गई। इस योजना अवधि में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक 6% के स्तर तक बढ़ी। इसी योजना के दौरान भारत में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था लागू की गई। तो याद रखना है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में नई दिल्ली में काबार्ड की स्थापना 1986 में और 1988 में सेबी की स्थापना की गई। तो ये कब की गई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रोफेसर राजकृष्णा ने सातवीं योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया है। आगे है दोस्तों, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो यह योजना आधारभूत ढांचे पर बल देने के रूप में परिणित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार का संगठन सदस्य बना। तो ये ध्यान रखना है कि WTO का सदस्य भारत कब बना? आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसी योजना के तहत 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। ठीक, अगला है, सिडबी की शुरुआत कब की गई? तो राजनीतिक अस्थायित्व और भुगतान संतुलन संकट के कारण 1990 से 92 के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जा सकी। लघु उद्योगों के विकास के लिए 1990 में सिडबी की शुरुआत की गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार हुए और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की घोषणा की गई। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से लागू की गई? तो यह योजना 2002 से 2007 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुई? तो यह योजना 2007 से 2012 तक चली। इसका दृष्टिकोण तीव्रतर और समावेशी अधिक विकास करना था। और इसके बाद हमारा है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको ध्यान रखना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। इस योजना का केंद्र बिंदु था तीव्रतर, समपोषणी और अधिक समावेशी विकास। तो ये था हमारा आज का वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को आप लोग लगातार बनाए रखें। 20 से 25 दिन बहुत हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग 4 से 5 घंटे ही मेहनत करें तो भी बहुत अच्छा स्कोर पेट एग्ज़ाम में करके आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।